हेलो स्टूडेंट्स। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट किया और उसके कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस किए। अब हम उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट जीरो अनबैलेंस्ड फोर्स। फोर्स आएगा, सॉरी मैंने यहाँ लिखा नहीं है, अनबैलेंस्ड फोर्स। इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी? क्या ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो और उसकी वेलोसिटी कुछ भी ना हो? इफ यस, स्टेट द कंडीशंस दैट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर हाँ, अगर ऐसी कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है और फिर भी उसकी वेलोसिटी कुछ नहीं है, तो आप कंडीशंस बताइए कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे क्या होनी चाहिए। डायरेक्शन जो वेक्टर होगा और मैग्नीट्यूड जो उसकी न्यूमेरिकल क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो इफ नो प्रोवाइड अ रीजन। अगर नो मानते हो आप इस कंडीशन को कि ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है, तो आप कोई रीजन बताइए। तो फर्स्ट है इसका, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। आंसर क्या होगा? यस, इट इज पॉसिबल। अब देखो, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो और उसकी वेलोसिटी कुछ ना हो। अब यहाँ पे ऐसा बोला है कि जीरो अनबैलेंस्ड फोर्स। जीरो अनबैलेंस्ड फोर्स है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में तो है बट वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, पुश क्या है? जीरो। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए वेलोसिटी की? यस, इट इज पॉसिबल व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। ठीक है, जब वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की वो कांस्टेंट होगी, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स है, जो इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? फाइनल वेलोसिटी के इक्वल। कांस्टेंट मतलब नो चेंज। ठीक है, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड को लेकर डिस्क्रिप्शन कि वेलोसिटी होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट, मतलब उसका मैग्नीट्यूड एक ही रहना चाहिए। अब दूसरा हमारे पास डायरेक्शन। ठीक है, व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट अलोंग अ लीनियर डायरेक्शन। ठीक है, लीनियर डायरेक्शन मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा है, मतलब कि वो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, फॉरवर्ड की तरफ। ठीक है, समझ आया ये? यस, इट इज पॉसिबल व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट अलोंग अ लीनियर डायरेक्शन। ये उसके मैग्नीट्यूड का डिस्क्रिप्शन हुआ, ये लीनियर डायरेक्शन का। ये हमें कैसे पता चला? जीरो अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब एक्सेलरेशन जीरो। लिखना सिर्फ आपको इतना है। ठीक है, फिर है हमारे पास, व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट। अब देखो ये क्या है, इनर्शिया का हमारे पास एक एग्जांपल था ना, व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपको पहले वर्बली एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो कारपेट और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, कारपेट होता है उसके अंदर धूल जमा होती है, डस्ट पार्टिकल्स मतलब धूल। कारपेट के अंदर धूल जमा होती है, तो इनिशियली दोनों रेस्ट पे होते हैं, दोनों डस्ट पार्टिकल्स भी और कारपेट भी। जब आप उस पर स्टिक मारोगे, ठीक है, स्टिक मारोगे, जो कारपेट है वो तो मोशन में आ जाएगा, पर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं अपने इनर्शिया की वजह से रेस्ट पे ही रहने की कोशिश करेंगे। तो कारपेट के अचानक मोशन में आने से और डस्ट पार्टिकल के रेस्ट में रहने से वो जो डस्ट पार्टिकल है वो अचानक बाहर निकल के आ जाएंगे, क्योंकि एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगी ना उनपे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे? व्हेन अ carpet is beaten with a stick, the carpet and dust initially at rest
ठीक है, कारपेट एंड डस्ट आर इनिशियली एट रेस्ट एज द carpet is eaten, the carpet comes in motion and the dust by the inertia tends to remain at rest. ठीक है, thus due to this unbalanced force, dust particles comes out. आप जब अपने नोटबुक्स में एक्सप्लेनेशन लिखोगे ना तो डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करना, ठीक है, आपके लिए शॉर्ट हो जाएगा. एज द कार्पेट इज बीटन द कार्पेट कम्स इन मोशन एंड द डस्ट बाय द इनर्शिया टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट. Thus due to this unbalanced force dust particle comes out of the carpet. ठीक है, अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का. व्हाई इट इज एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ अ बस विद अ रोप. ऐसी क्यों सलाह दी जाती है? एडवाइज मतलब सलाह देना कि जो बस के ऊपर लगेज रखा जाता है, लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ बस, बस की जो छत में जो लगेज रखा जाता है, लगेज मतलब सामान जो आपके बैग्स होते हैं कपड़े के, जो सारे सामान को कंबाइनली लगेज बोलते हैं. तो जो बस की छत के ऊपर लगेज रखा जाता है उसे बांधने की क्यों सलाह दी जाती है? तो देखो, इसका सिंपल सा रीज़न है, जब लगेज बिना बांधे आपके बस की छत पे होगा तो जब बस चलना शुरू होगी तो जो इनिशियली दोनों रेस्ट पे होंगे, जो बस है वो भी पहले खड़ी होगी और लगेज भी रेस्ट पे होगा. पर जब अचानक बस चलना शुरू होगी तो बस तो इजीली मोशन में आ जाएगी, बट जो लगेज है वो इनर्शिया की वजह से अपनी रेस्ट वाली पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश करेगा. ठीक है, ऐसा करते समय एक अनबैलेंस्ड फोर्स जो बस है उस पर लगा देगी और उस अनबैलेंस्ड फोर्स लगने की वजह से वो जो लगेज है बस की छत से नीचे गिर जाएगा. और अगर आपके पास रस्सी बंधी हुई होगी उसमें तो जो अनबैलेंस्ड फोर्स है उससे वो लगेज नहीं गिरेगा क्योंकि वो जो रस्सी है वो रोक लेगी उसे. ठीक है, तो इसका रीज़न लिखते हैं हम. The bus and the luggage, लगेज की स्पेलिंग गलत हो गई. The bus and the luggage are initially at rest. As the bus starts moving, मैंने क्या लिखा है यहाँ, जो बस और लगेज जब वो इनिशियली रेस्ट पे होते हैं, एज द बस स्टार्ट्स मूविंग, जैसे ही बस चलना शुरू कर देती है, द बस इजीली गेट्स इन मोशन. ठीक है, बस जो है वो इजीली मोशन में आ जाती है, बट द लगेज resist its change in state of rest. जो लगेज है उसकी जो स्टेट होती है रेस्ट की, उसमें जो चेंज होता है उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करता है. किस लिए? बिकॉज ऑफ इनर्शिया. ठीक है, इनर्शिया की वजह से. Therefore
ड्यू टू एन unbalanced force the luggage falls forward। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट वाला पार्ट मैं ऊपर लिख देती हूँ, यहाँ पे पॉज करके लिख लेना आप लोग, जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है। बट इफ a rope is tied, अगर वहाँ रोप बंधी होगी, ठीक है, it will stop the unbalanced force। ठीक है, and the luggage will not fall। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जो एक एमसीक्यू है, वो आपको खुद करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट करता है, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से रोल डाउन करता है, मतलब कि एक ट्रक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ चलता है, ठीक है। फाइंड इट्स इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 220 सेकेंड्स। ये डिस्टेंस दिया है और ये टाइम दिया है। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, पहले हमें उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। फाइंड द फोर्स, और फिर हमें क्या, फोर्स फाइंड आउट करनी है। तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी हमें गिवन नहीं है, ठीक है। आप ये वाला मत लिखना, u इक्वल्स टू 0 लिखना। उसके बाद s डिस्टेंस कितना दिया है 400 मीटर, और टाइम कितना दिया है 20 सेकेंड्स, ठीक है। ऐसा कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें हमें फाइनल वेलोसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती? तो वह हमारे पास s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हमें पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है ना, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ये यहाँ से निकल जाएगा, t हमें गिवन है, s हमें गिवन है, u हमें गिवन है और t भी गिवन है। तो वैल्यूज पुट करेंगे। 400 इक्वल्स टू इनिशियल u है, t क्या है 20 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, t क्या है हमारे पास 20 होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 400, ये 0 आ जाएगा, 0 प्लस हाफ इंटू 20 का स्क्वायर कितना आएगा आपके पास 400 मल्टीप्लाई बाय 400, और एक्सेलरेशन हम साइड में लिख देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 400 इक्वल्स टू 200 इंटू ए। ये 0 है तो ये हट जाएगा, सिर्फ हमारे पास ये वाली क्वांटिटी बचेगी 200 ए। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा हमारे पास, ए इक्वल्स टू, ये यहाँ मल्टीप्लीकेशन में 200, तो दूसरी तरफ क्या हो जाके क्या हो जाएगा डिवीजन में। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड इट्स फोर्स एक्टिंग ऑन दी सिस्टम। तो फोर्स निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू एम ए। तो हमें क्या पता होना चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या है हमारा, देखते हैं गिवन है क्या क्वेश्चन में, हमें मास गिवन है, फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट इज 7 टन्स, और एक्सेलरेशन हमने अभी फाइंड आउट किया, ठीक है। तो वी हैव F इज इक्वल टू एम ए। अब देखो यहाँ 7 टन है ना, जो 1 टन होता है, 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg, ठीक है। हमें kg में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना ऐसा यूनिट के लिए। तो हमारे पास मास कितना आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 1000। एक्सेलरेशन हमने कितना फाइंड आउट किया 2, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 14,000। फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, ठीक है। हमने सबसे पहले हमें क्या गिवन था, इनिशियल वेलोसिटी s और t, इन तीनों का यूज करके हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया। फिर हमें मास गिवन था
एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करा था, तो हमने उन दोनों के वैल्यूज पुट करके फोर्स एक्टिंग ऑन दी ट्रक फाइंड आउट किया। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, न्यूमेरिकल है। देखते हैं इसमें क्या दिया हमें। अ स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ स्टोन क्या है यहाँ पे 1 kg। इनिशियल वेलोसिटी क्या दी है 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक एंड कम्स टू रेस्ट। रेस्ट पे जाता है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। डिस्टेंस कितना गिवन है, कितना ट्रैवल किया उसने 50 मीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड आइस। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का यहाँ पे सिंपल सा फोर्स ही मतलब है, क्योंकि जो आइस है वो स्टोन पे फोर्स अप्लाई करेगी, उसे ही यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलेंगे। वैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स होती है, यहाँ पे फोर्स वही एक रोलिंग है, मतलब रोल में है, तो हम उसे वही कंसिडर करेंगे। तो एफ क्या होता है हमारे पास, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, हमें एक्सेलरेशन की नीड है और हमें गिवन क्या, एक्सेलरेशन गिवन है नहीं गिवन है। हमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी रेस्ट पे जाता है तो 0 मीटर पर सेकेंड। एस गिवन है 50 मीटर। तो हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या है फॉर्मूला यूज करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a एस। फाइनल इज 0 होल स्क्वायर माइनस 20 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और एस 50। ठीक है, यह आ जाएगा माइनस 400। 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 0 हम नेग्लेक्ट कर देंगे यहाँ पे। 5 2 10 100 a। ठीक है, 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 400 अपॉन 100। ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन माइनस का मतलब यहाँ पे ये है कि जो एक्सेलरेशन है वो इन द अपोजिट ऑफ मोशन है। मतलब कि अगर आइस है हमारे ऊपर, उस पर पत्थर ऐसे स्लाइड कर रहा है तो एक्सेलरेशन कहाँ है, बैकवर्ड्स, क्योंकि फोर्स भी बैकवर्ड्स लग रही है ना, फ्रिक्शन। ठीक है, तो एफ क्या आ जाएगा हमारे पास, एम इंटू ए। मास कितना गिवन है हमारे पास, हम लिख लेंगे पहले, मास इक्वल्स टू 1 kg। ठीक है, 1 इंटू माइनस 4, तो फोर्स क्या आ जाएगी हमारे पास -4 न्यूटन। ठीक है, फोर्स की यूनिट क्या है हमारे पास -4 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 7, ए 8000 kg इंजन, 8000 kg का एक इंजन दिया है हमें। पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स, वैगन्स मतलब ट्रेन के डिब्बे। ठीक है, ईच ऑफ 2000 kg। 5 वैगन्स है, 8000 kg का इंजन है, 2000 kg का एक वैगन है, मतलब हर डब्बे का वेट कितना है 2000 kg। अलॉन्ग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक, सीधे ट्रैक पर ट्रेन चल रही है। इफ द इंजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 40,000 एन, 40,000 एन इंजन जो है वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, मतलब कि 40,000 एन की फोर्स से जो इंजन है वो 5 वैगन्स को पुल कर रहा है। एंड द ट्रैक ऑफर्स द फ्रिक्शन ऑफ, फ्रिक्शन मतलब जो ट्रैक है वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, कितनी 5000 एन की। हमने पढ़ा है ना न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड अपोजिट नहीं है, क्योंकि जो ट्रेन का और वैगन का वेट है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल नहीं होगा, बट कुछ अमाउंट होगा उसका। देन कैलकुलेट द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। फर्स्ट है हमारे पास, हमें क्या कैलकुलेट करना है, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। ठीक है, तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स क्या आएगी हमारे पास, फोर्स क्या गिवन है हमें 40,000 एन। ठीक है, फोर्स क्या गिवन है हमें 40,000 एन, और जो फ्रिक्शन है, जो अपोजिंग फोर्स है, फुट में हम उसके एफ लिख देंगे, वो कितनी है हमारे पास 5000 एन। तो नेट फोर्स क्या आ जाएगी हमारे पास, नेट फोर्स 40,000, जो अपोजिंग फोर्स है उसको माइनस कर देंगे, तो कितनी आ जाएगी हमारे पास 35,000 एन। ये आ गया आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। फिर है हमारे पास सेकंड पार्ट, द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन। ठीक है, मास ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा, पूरा एक्सेलरेशन ट्रेन का, 5 वैगन्स हैं और एक इंजन है। ठीक है, तो मास ऑफ ट्रेन फाइंड आउट कर लेते हैं पहले।
mass of train, that is equal to 8000 plus 2000 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास 8000 प्लस 5 टू ज़ा 10,000। तो मास ऑफ ट्रेन क्या आ जाएगा हमारे पास 18,000 kg। ठीक है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है ना। और फोर्स क्या है जो ट्रेन लगा रही है अलॉन्ग विथ 5 वैगन्स, 35,000 एन। नेट फोर्स हमारे पास 35,000 एन ही आई है ना, क्योंकि जो 40,000 है वो तो इंजन लगा रहा है, बट जो उसके पास पूरी फोर्स आएगी वो कितनी आएगी 35,000 एन। ठीक है, तो अब फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास कितना है हमारे पास 18,000, एक्सेलरेशन एज इट इज, और फोर्स कितनी है 35,000। तो 35,000 बाय 18,000 इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, पॉइंट्स में आएगा, आप लोग कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, किस में आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ठीक है, जो एक्सेलरेशन आएगा हमारे पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। फोर्स इफ एन इंजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 40,000 टन एंड द ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शन ऑफ 5,000, हाँ फोर्स 35,000 टन ही आएगी यहाँ पे। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका, द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। हमारे पास टोटल वैगन्स कितने हैं 5। ठीक है, जो 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 एक वैगन है उसकी फोर्स बाकी 4 वैगन्स पे होंगी। मतलब कि देखो ये ट्रेन पूरी चेन में लगी हुई है, वैगन्स 3, 4 एंड 5। ठीक है, हमें वैगन 1 की फोर्स 2 पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जब वो 2 पे फोर्स लगाएगा तो बाकी जो 3 है उनकी भी फोर्स लगेंगी। ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ पे फोर्स बाय 4 वैगन्स फाइंड आउट करनी है। तो मास ऑफ 4 वैगन्स कितना आ जाएगा 4 टू 8,000, 8,000 kg आ जाएगा। ठीक है, फोर्स निकालने के लिए जो आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया है वो पुट कर देना, और जो मास आपके पास यहाँ पे है वो, तो क्या आ जाएगा आपके पास फोर्स डैश न्यूटन। ठीक है, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, न्यूमेरिकल है। इस एक्सरसाइज में सारे न्यूमेरिकल्स ही हैं। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 kg, मास गिवन है 1500 kg, व्हाट मस्ट बी द फोर्स, फोर्स फाइंड आउट करनी है, व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड इफ व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें मास गिवन है 15,000 kg, एक्सेलरेशन गिवन है नेगेटिव लेना है 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स फाइंड आउट करनी है। सिंपल सा फॉर्मूला है 1500 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन में फोर्स आएगी, कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, वो एक एमसीक्यू है, सिंपल सा है। मोमेंटम बताना है, मास इंटू वेलोसिटी है, उसमें देख लेना जो भी ऑप्शन है मास इंटू वेलोसिटी वाला, एम इंटू वी वाला, वो टिक कर देना। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 एन वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट। 200 एन की फोर्स यूज करके, 200 एन की फोर्स यूज करके हम वुडन कैबिनेट, मतलब लकड़ी का एक डब्बा पड़ा है, कैबिनेट मतलब अलमारी टाइप होती है छोटी, जो बंद की, जो ओपन और बंद की जा सकती है, उसे कैबिनेट बोलते हैं। अक्रॉस अ फ्लोर, किसी फर्श पे हमें उस वुडन कैबिनेट को धक्का देना है 200 एन की फोर्स यूज करके। ठीक है, व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग, इसका आंसर है, आप कंप्लीट लिखना, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, ये कंप्लीट लिखना, ऑफ मोशन दी फ्लोर
will exert an equal amount of force on cabinet। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, to every action there is equal and opposite reaction। cabinet that is 200 न्यूटन। ठीक है, ये आपके आज 10 क्वेश्चन हो गए। जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है वो आपको खुद करना है, और आपने गाइड वाली लैंग्वेजेस में लिखा ना, तो देख लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11, डू योर सेल्फ। बहुत सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन मैंने उस पर करवाए हैं और 2-3 एग्जांपल्स भी करवाए हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड है। आई होप सबके आंसर्स अपने अलग होंगे। सो थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस आज 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, इंक्लूडिंग 11 मैं कंप्लीट मान रही हूँ। टोटल 18 क्वेश्चंस हैं, उसमें से जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो हमने करना नहीं है, 17th। तो आपके 6 क्वेश्चंस रिमेनिंग है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। सो दैट्स इट।